हाय एवरीबॉडी, इट्स मी सुमन मलिक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ जो मैंने बनाया है ये एक ओवरव्यू है कि हम इस वीडियो में क्या क्या समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड देखेंगे कि भी 1947 से पहले या फिर ये कह लीजिए 1950 से पहले कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स होने से पहले वहाँ पर कैसा माहौल था, कि भी क्या ज़रूरत पड़ी थी कि एक स्पेशल स्टेटस देने की जम्मू एंड कश्मीर को, ये सब हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स जो हैं जो 1950 से लेकर 2019 तक के जितने भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आए हैं जिनकी वजह से आर्टिकल 370 इफेक्ट हुआ था या फिर एक 370 को डाला गया था, 35A को डाला गया था, वो सारे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स हम देखेंगे। और जो 2019 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था जिसने 370 को इफेक्ट किया था वो देखेंगे। और उसकी वजह से जो आर्टिकल 367 क्लोज 4 जो है उसमें क्या चेंज लाए गए थे वो भी हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो केसेस हैं या फिर जो रिट पिटिशंस है PL फाइल की गई थी जम्मू एंड कश्मीर के इशू से रिलेट जो करती हैं वो सब हम देखेंगे। उसकी वजह से जो परमानेंट रेजिडेंट डिस्क्वालिफिकेशन बिल 2014 आया था जो जम्मू एंड कश्मीर में लेकर आया गया था वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में। और इन द एंड हम इफ़ेक्ट देखने वाले हैं कि भी 2019 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है उसके आने से पहले क्या सिस्टम था वहाँ पे, और जब 370 को अबॉलिश कर दिया गया उसके बाद क्या इफ़ेक्ट रहा या फिर क्या किस तरह का इन्वायरमेंट हो गया या क्या राइट्स मिले, क्या ड्यूटीज़ मिली, वो सभी हम देखने वाले हैं बिफोर और आफ्टर में, ये इफ़ेक्ट में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, लेकिन इंडिपेंडेंस से पहले जो है भारत बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइड था और वो सभी जो है ब्रिटिशर्स के अंडर वर्क करते थे। तो जम्मू एंड कश्मीर भी प्रिंसली स्टेट था जो महाराजा हरि सिंह के अंडर आता था। और जब 1947 में हमारे देश का विभाजन हुआ तो एक भारत बना, एक पाकिस्तान बना। महाराजा हरि सिंह जो है वो ना तो भारत का हिस्सा बनना चाहते थे ना ही वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते थे, वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते थे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। तो जो हमारे सरदार पटेल थे उनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो सभी प्रिंसली स्टेट्स को इकट्ठा करे और वो उन्हें कन्विंस करे कि वो भारत का हिस्सा बने। तो उन्हीं की कूटनीति की वजह से महाराजा हरि सिंह जो है वो कन्विंस हुए और वो भारत का हिस्सा बनने को तैयार हो गए, लेकिन स्पेशल स्टेटस के साथ। जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ तो जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया जो आर्टिकल 370 में बताया गया है। तो अब हम इनके ऑर्डर्स को देख लेते हैं कि इसके ऑर्डर्स क्या कहते हैं। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड ये 4 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ऑर्डर है 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जिसे ऑफिशियली जो है द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1950 कहा जाता है। उसके बाद आया 1952 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जिसने आर्टिकल 370 में अमेंडमेंट किया था और अबॉलिश किया था द मोनार्की ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को। उसके बाद आया 1954 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जिसने दिल्ली एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट किया था। दिल्ली एग्रीमेंट जो हमारे पॉलिटिशियंस के बीच हुआ था, ये एग्रीमेंट जो जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटस से रिलेट करता है। 1952 में हुआ था दिल्ली एग्रीमेंट जिसे 1954 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। नेक्स्ट था इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को ऑफिशियली कहा जाता है द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954। और इन द एंड लास्ट में 2019 का ऑर्डर आया था, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम 370 को समझ लेंगे, 35A को समझ लेंगे, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये रिसेंट टॉपिक है। अब दिल्ली एग्रीमेंट को देख लेते हैं जो 1952 में हुआ था और जिसे 1954 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था। ये इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये दिल्ली एग्रीमेंट जो है दिल्ली में हुआ था, पॉलिटिशियंस के बीच में जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को बचाने के लिए, बनाए रखने के लिए किया गया था। इसमें जो है परमानेंट रेजिडेंट को डिफाइन करते हुए आर्टिकल 35A को ऐड किया गया था। आर्टिकल 35A जो है वो परमानेंट रेजिडेंट के बारे में ही बताता है। नेक्स्ट जो है इसमें स्टेट लेजिस्लेचर को, जो जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट लेजिस्लेचर, उसे ये पावर दी गई थी कि वो परमानेंट रेजिडेंट से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सके, क्योंकि परमानेंट रेजिडेंट का यूज़ क्या होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेट करता है, एम्प्लॉयमेंट से रिलेट करता है। क्योंकि अर्ली 20s में
जम्मू एंड कश्मीर में आंदोलन हुआ था कश्मीर फॉर कश्मीरी, मतलब कश्मीर जो है वो कश्मीरी लोगों के लिए होना चाहिए। वहाँ के पॉलिटिशियंस को ये डर था कि अगर भारत के बाकी हिस्से के लोग अगर वहाँ आ जाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के बाहर के लोग अगर वहाँ आने लगते हैं तो वहाँ पर हो सकता है एम्प्लॉयमेंट को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ के लोगों के जो राइट्स है उनको लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए इस रूल को बनाया गया था। नेक्स्ट जो है फंडामेंटल राइट्स को एक्सटेंड किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में। जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंडेड टू द स्टेट, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को भी एक्सटेंड किया गया था। फिर स्टेट कस्टम ड्यूटीज जो है उसे अबॉलिश कर दिया गया था। ये सारा था दिल्ली एग्रीमेंट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम आर्टिकल 370 और 35A को देख लेते हैं, वो क्या कहता है। आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो स्पेशल स्टेटस देता है जम्मू एंड कश्मीर को, और इसी आर्टिकल के द्वारा उसे ये पावर मिली हुई है कि भी वो अपना एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है जिसके द्वारा वो रेगुलेट किया जाएगा। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो एंटायरली एप्लीकेबल नहीं है जम्मू एंड कश्मीर पे, उसका सिर्फ कुछ हिस्सा ही जो है वो जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल होता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि भी वो पूरे इंडिया से रिलेटेड, पूरे देश से रिलेटेड जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकता है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ 3 चीज़ों पे ही लॉ बना सकती है। पहला है डिफेंस, सेकेंड है फॉरेन अफेयर्स, थर्ड है कम्युनिकेशन। सिर्फ इन 3 चीज़ों के बारे में ही सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी, अदरवाइज किसी और इशू पे, टॉपिक पे वो कोई कानून नहीं बना सकती है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कुड बी एक्सटेंडेड टू द स्टेट बट ओनली विद द परमिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब अगर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की उसे एक्सटेंड करना अगर स्टेट के ऊपर, तो वो तभी हो सकती है जब स्टेट की जो पार्लियामेंट, स्टेट की जो लेजिस्लेचर है, जो गवर्नमेंट है, जब वो अलाउ करती है, उसी के बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का यूज़ कर सकती है स्टेट के अंदर। नेक्स्ट आर्टिकल 370 का जो क्लोज 3 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहता है कि आर्टिकल 370 को अबॉलिश किया जा सकता है, एब्रोगेट किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा। और जिसको एफिलिएशन कह लीजिए, सैंक्शन कह लीजिए, जो है जो स्टेट असेंबली है, जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट असेंबली है, जब वो अलाउ करेगी, परमिशन करेगी, उसी के बाद ही इस आर्टिकल को जो है डिलीट किया जा सकता है। ये था आर्टिकल 370 का इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब इसके बाद आर्टिकल 35A को देख लेते हैं। अब आर्टिकल 35A को देख लेते हैं जो अपेंडिक्स 2 में दिया गया है। आर्टिकल 35A जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 के द्वारा, और इसमें जो है स्टेट लेजिस्लेचर को, जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेचर है उसे ये पावर दी गई थी कि भी वो परमानेंट रेजिडेंट को डिफाइन कर सके, मतलब कि भी किन किन लोगों को परमानेंट रेजिडेंट के अंदर लाया जाएगा या फिर क्या क्या एसेंशियल्स होने चाहिए परमानेंट रेजिडेंट बनने के लिए, और जो है जो स्पेशल राइट्स और जो प्रिविलेज दिए जाते हैं परमानेंट रेजिडेंट को, उनको भी डिफाइन स्टेट लेजिस्लेचर ही करेगा। नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी रिलेटेड जो प्रिविलेजेस जो है वहाँ के रेजिडेंट्स को, जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट्स को दिए जाते हैं, वो भी आर्टिकल 35A में बताए गए हैं। इसमें बेसिकली परमानेंट रेजिडेंट्स के बारे में है, उनके प्रिविलेजेस, उनके राइट्स और एम्प्लॉयमेंट, इन सब के बारे में आर्टिकल 35A डिफाइन करता है। जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड जो इश्यूज है वो डिस्कस कर लेते हैं। 1932 में जम्मू एंड कश्मीर में रूल था कि अगर कोई महिला शादी कर लेती है तो शादी से पहले जो उसका परमानेंट रेजिडेंट है वो रहेगा, शादी के बाद उसे एक फ्रेश परमानेंट रेजिडेंट का स्टेटस उसे हासिल करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो किसी जम्मू एंड कश्मीर से बाहर के किसी आदमी से अगर वो शादी कर लेती है तो उसका जो परमानेंट रेजिडेंट का जो स्टेटस है वो अपने आप में उसका ख़त्म हो जाएगा। तो जम्मू एंड कश्मीर की हाई कोर्ट ने 2002 में एक जजमेंट किया था जिसने इस रूल को जो है रिवर्स कर दिया था, और ये कहा था कि महिला जो है किसी अगर नॉन रेजिडेंट से भी अगर वो शादी करती है तो उसका जो परमानेंट रेजिडेंट का जो स्टेटस है वो ख़त्म नहीं होगा, वो उसको तब भी मिलेगा। अब इस डिसीजन को ओवरटर्न करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने जो है एक बिल लेकर आई थी जिसको कहा जाता है
परमानेंट रेजिडेंट डिस्क्वालिफिकेशन बिल 2004, जिसमें फिर से इस रूल को, जो 1932 का जो रूल था, उसे एप्लीकेबल कर दिया गया था। 2015 में एक रिट पिटीशन फाइल की गई थी JKSC के द्वारा, जम्मू एंड कश्मीर स्टडी सेंटर, ये दिल्ली बेस्ड स्टडी सेंटर था, जिसने आर्टिकल 35A को चैलेंज करते हुए कहा था कि लोगों के फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट है, क्योंकि नॉन रेजिडेंट लोगों को वहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं खरीदने दी जाती है, वहाँ पर जो वोटिंग राइट्स है वो नहीं मिलता है, और जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है उनमें भी वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो ये लोगों के फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। तो अपने डिफेंस में स्टेट ने ये कहा था कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एंटायरली एप्लीकेबल नहीं है जम्मू एंड कश्मीर पे, और जो कि बहुत ज़रूरी भी है स्टेट के स्पेशल स्टेटस को बचाने के लिए। इसके बाद एक NGO के द्वारा भी एक रिट पिटीशन फाइल की गई थी, जिसने ये कहा था कि आर्टिकल 35A को स्ट्रक डाउन कर देना चाहिए, क्योंकि इसे आर्टिकल 368 जो अमेंडिंग पावर है उसके द्वारा ऐड नहीं किया गया था, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। लेकिन अगेन इसी तरह के रीजंस देके इस पिटीशन को भी एंटरटेन नहीं किया गया था। इसके बाद 2018 में एक रिट पिटीशन फाइल हुई, जिसमें टेम्परेरी वर्ड पे इशू क्रिएट हुआ था। आर्टिकल 370 में टेम्परेरी वर्ड का इस्तेमाल हुआ, जिसका मतलब ये है कि भी ये परमानेंट नहीं है, ये जो 370 का जो प्रावधान है ये परमानेंट नहीं, ये टेम्परेरी बेसिस पर इसे हटाया जा सकता है। ये 2 जजेस बेंच केस रहा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस इशू को पहले भी हम डिसाइड कर चुके हैं, और आर्टिकल 370 के क्लोज 3 में क्लियरली बताया गया है कि अगर 370 के प्रोविज़न को आप हटाना चाहते हैं तो इसके लिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होना चाहिए, और उस ऑर्डर पे सैंक्शन होनी चाहिए स्टेट असेंबली की। स्टेट गवर्नमेंट जब उसे रेटिफाई करेगी, जब अलाउ करेगी उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को, तभी आप आर्टिकल 370 को हटा सकते हैं। 2019 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को देख लेते हैं। ये बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, और ये 5 अगस्त 2019 को आया था, और ऑफिशियली इसे द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 कहा जाता है। जब कोई नया ऑर्डर आता है तो पिछला पुराना ऑर्डर जो है वो अपने आप ख़त्म हो जाता है, और 2019 से पहले 1954 का ऑर्डर आया था जो अपने आप ख़त्म हो गया इसके आने के बाद। इस ऑर्डर के द्वारा आर्टिकल 367 में अमेंडमेंट किया गया था। 367 इंटरप्रिटेशन आर्टिकल है, इसमें क्लोज 4 को ऐड किया गया था, जो ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो आर्टिकल 370 क्लोज 3 में दी गई है, अब उसकी जगह हम इसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहा करेंगे। अभी मैंने आर्टिकल 370 का क्लोज 3 जो मैंने आपको बताया था, अगर आपको 370 आर्टिकल को हटाना है तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होना चाहिए, और जो स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके द्वारा उस पर सहमति होनी चाहिए, तभी आप आर्टिकल 370 को हटा सकते हैं। और अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जगह यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली का वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद हमारे होम मिनिस्टर ने उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019, जो रिलेट करता है जो वहाँ की इमूवेबल प्रॉपर्टी है, दोबारा से वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज करने के लिए बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। अब जम्मू एंड कश्मीर को 2 सेपरेट टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया, एक है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा है लद्दाख। अब इसके इफ़ेक्ट्स को देख लेते हैं। सिंगल सिटीजनशिप ओनली, सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप मिलेगी। फाइनेंशियल इमरजेंसी एप्लीकेबल, 370 की वजह से जम्मू एंड कश्मीर पे फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज नहीं की जा सकती थी, उस पर सिर्फ एक्सटर्नल वार की और इंटरनल एग्रेशन की यही 2 इमरजेंसी इम्पोज की जा सकती थी। लेकिन जो आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो भी अब उस पर लागू की जा सकती है। परचेज प्रॉपर्टी, जो आउटसाइडर्स होंगे, जो जम्मू एंड कश्मीर से बाहर के जो लोग होंगे वो भी वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली ड्यूरेशन ओनली फॉर 5 ईयर्स, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका कार्यकाल, उसका टेन्योर जो है वो सिर्फ 5 साल के लिए किया जाएगा। RTI एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है अब जम्मू कश्मीर पर भी एप्लीकेबल होगा, वहाँ पर भी वो वर्क करेगा। माइनॉरिटीज एलिजिबल फॉर 16% रिजर्वेशन, तो 370 की वजह से, स्पेशल स्टेटस की वजह से वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ है, जो पिछड़े वर्ग हैं,
उनको बहुत नुकसान होता था, उनके राइट्स बहुत इन्फ्रिंज होते थे। लेकिन अब उनको माइनॉरिटीज़ को जो है 16% की रिजर्वेशन दी जाएगी। राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, और सब बच्चों को जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू एजुकेशन का जो फंडामेंटल राइट है वो दिया जाएगा। डीपीएसपी वहाँ पर लागू किए जाएंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ जो है उन्हें फॉलो किया जाएगा। नो सेपरेट फ्लैग, जम्मू एंड कश्मीर का एक अपना अलग झंडा हुआ करता था, वो भी अब नहीं होगा। अब सभी जो है भारत देश के फ्लैग के अंडर आएंगे। तो ये सारे थे मेन इफ़ेक्ट आर्टिकल 370 के हटने के। अगर इससे अलग कोई भी आपका क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।